हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का पढ़ 10th पे। आज की क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल काफी ज्यादा विजिबल है। सो द चैप्टर दैट वी आर गोना स्टडी टुडे इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे क्लास 10th सिविक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों फटाफट से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। शुरू करें क्या? चलिए। तो बच्चों आज की क्लास में आउटकम्स की बात कर रहे हैं। किसके आउटकम्स की? डेमोक्रेसी के आउटकम्स की। डेमोक्रेसी शब्द बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और लिंकन जी बोल गए हैं सत्य वचन कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार है और इस सरकार से क्या क्या उम्मीदें हम लोग लगाते हैं, क्या क्या नतीजे ये सरकार लेकर आती है, इन सारे नतीजों की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मुझे ना एक चीज पता है कि आप लोगों को ये चैप्टर काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। छोटा चैप्टर है लेकिन इसको ना मतलब ऐसे लगता है बच्चों को कि इतनी बारी एक ही चीज घुमा फिरा के लिख रखी है, आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, इन चीजों में डाउट आते हैं, राइट। लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है जब मैं हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो साथ ही में मैं सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी। प्लस आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो कितनी बढ़िया क्लास होने वाली है, अभी से मैं आप लोगों को बता रही हूं, ठीक है। तो जुड़े रहिए और फटाफट से शुरू कर लेते हैं। अब डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन तो हर किसी को पता है। क्लास 9th में इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और वहां पर ना एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। रिकॉल करिए, थोड़ा सा याद करिए बच्चों। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, जहां पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जहां पे हर इंसान का एक ही वोट होता है, हर वोट की एक ही वैल्यू होती है, जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है और हर किसी के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। ये सारी की सारी बातें हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को जब हम लोगों ने एक्सपैंड किया था, बट भूलना नहीं है, ठीक है। 9th में पढ़ लिया तो 9th में 9th का छोड़ के नहीं आना है, कंटिन्यू करना है, उसको रिकॉल करना है। तो भाई डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसका एक बेसिक आइडिया मैंने अभी आप लोगों को रिकॉल करवाया है। लेकिन बच्चों डेमोक्रेसी एक अकेली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी ना होती है। डेमोक्रेसी के साथ साथ डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, है ना, कितने अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्की होती है, ओलिगार्की होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चूज करा कि आवर कंट्री वुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई इज इट सो? आप कभी शॉपिंग करने जाते हो उस मॉल में या जहां पर भी आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहां पे इतनी सारी वैरायटी होती है कपड़ों की, राइट। लेकिन उसमें से आप कोई एक या दो चीजें चुनकर खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको वो चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट लगती हैं, आउट ऑफ द रेस्ट, बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने जब डेमोक्रेसी को चुना था तो वी ऑल्सो यूज्ड टू फील कि डेमोक्रेसी इज बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। लेकिन बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम लोग, इसके पीछे कारण देंगे, तर्क देंगे, रीजंस देंगे, ठीक है। तो चल फटाफट से यहां पर ना एक बात जल्दी से समझते हैं। नाउ व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर? ऐसा हमें क्यों लगा कि डेमोक्रेसी बेहतर है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से? व्हाई डिड वी फील सो? सो नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट, ऑलराइट। देखिए, ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी सारे के सारे नागरिकों के बीच में समानता लेकर आती है, इक्वालिटी लेकर आती है। दूसरी चीज, इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को इज्जत प्रोवाइड करती है ना। तो इज्जत, वाओ, इज्जत के लिए ही तो हम जीते हैं। उसी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में बच्चों जो क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करती है डेमोक्रेसी। साथ ही में इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स।
अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का एक तरीका भी लेकर आती है डेमोक्रेसी। उसी के साथ साथ इट ऑल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स का क्या मतलब है कि देखिए, एक बारी चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, हमने एक सरकार चुन ली, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमको ऐसा लगता है कि सरकार ना कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और हमें ऐसा लगता है हमने कर दी गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी इस सरकार को चुनकर। लेकिन अगली बारी जब इलेक्शन आएंगे तो वी हैव अ चांस टू रिडीम आवरसेल्व्स। हम लोग अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं बाय चूजिंग अनदर गवर्नमेंट, राइट, बाय चूजिंग अनदर पॉलिटिकल पार्टी और अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, राइट, एंड वी कैन चेंज द गवर्नमेंट। तो मौका है ना। तो जैसे भगवान है, हम भगवान को बोलते हैं हमने गलती कर दी है भगवान, लेकिन फिर से हमें एक मौका दे दो अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वही वाली चीज डेमोक्रेसी भी कर रही है। तो बच्चों, डेमोक्रेसी आपको एक मौका दे रही है कि यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स। कर लो भाई फिर करेक्ट, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें ना एक्चुअली बात की जाए बहुत अच्छी लगती हैं बातें कि वाह भाई वाह, मतलब डेमोक्रेसी से तो कुछ अच्छा ही नहीं। अभी तक हम पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि मैम डेमोक्रेसी ही क्यों चुनी है हमने, लेकिन अब हमें लग रहा है कि डेमोक्रेसी से तो ज्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। बाकी सब फेल है इसके आगे। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये है प्रिंसिपल। इन प्रिंसिपल मतलब कुछ प्रिंसिपल्स जिन पे डेमोक्रेसी बेस्ड है, ये वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं। पर यहां पर ना एक चीज आ जाती है। अब मैंने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, क्योंकि डेमोक्रेसी अपनी प्रैक्टिस में, जब असल में डेमोक्रेसी की आती है बच्चों बारी, जब उसको मतलब हम रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी उसकी चेक करते हैं, तो वो इतनी अच्छी निकलती नहीं है। लेकिन फिर भी चलो इतनी अच्छी नहीं भी निकल रही, फिर भी हमने उसको चुना है। क्यों? क्योंकि इट इज स्टिल बेटर दैन द रेस्ट, still better than the rest of the forms of government, and that is the reason we chose democracy। समझ में आई है बात? चलिए, तो डेमोक्रेसी गुड इन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में तो भाई बहुत बढ़िया लगती है कि क्या क्या बातें बोल दी, अरे वाह, लेकिन इट इज नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। असल जिंदगी में जब रियलिटी की बात आती है तो इट इज नॉट दैट गुड। तो पता है ना ये बात, वो वाले मीम्स बहुत देखते होंगे आप लोग, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले मीम्स, जहां पे होता है कि हमने एक्सपेक्ट करा था कि हम इतने अच्छे लग रहे हैं, बट असल में हम कैसे लग रहे होते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली ही बात हो रही है कि एक्सपेक्ट तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये जिन जिन प्रिंसिपल्स की बात करी जाती है ना डेमोक्रेसी के अंदर, यही सारी चीजें सच होंगी, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, टाइम टाइम फूस हो जाती है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, स्टिल इट इज बेटर देन द रेस्ट। अभी भी हम उस चीज से भटक नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं भटकेंगे। नाउ बच्चों, हम ना इस चैप्टर में अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जो मेजर थीम्स हैं उनको पार्ट्स में पढ़ेंगे, ऑलराइट। सबसे पहली चीज, दिल दहला देने वाली जो चीज है जिससे बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 3 शब्द पढ़ के, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अरे बाप रे बाप, इंग्लिश के अंदर अगर ये वर्ड्स आ जाते, टर्म्स आ जाते मेक सेंटेंसेस के लिए, तो क्या लिखते हैं हम, है ना। यहाँ पे वो दिक्कत आ गई है। क्यों दिक्कत आ गई है? बिकॉज ये टर्म्स, ये जो वर्ड्स हैं हमको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ये वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जरा एक बात ध्यान से सुनिए, इन वर्ड्स को समझेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे, बट वो सारी चीजें समझने से पहले यहां पर क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक पर जो पार्ट 1 मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, इस पे क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे लेके आता है बताओ। या फिर सिर्फ अकाउंटेबल कैसे होती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव कैसे होती है ये बताओ, या फिर लेजिटिमेट कैसे होती है। 3 अलग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ हम लिख देंगे जब हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब देखो, चैप्टर का नाम है आउटकम्स। आउटकम्स यानी कि नतीजा क्या होता है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के बाद। अब नतीजा जानना है तो पहली चीज जो जरूरी है कि भाई नतीजा जानना क्यों है, क्यों जानना है। कर ली एक बारी अडॉप्ट डेमोक्रेसी, चलने दो जैसे चल रहा है, लेकिन देखिए उसको हम असेस इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज
हमको उसके साथ गुजारा करना है, ठीक है। आप कभी भी मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, सपोज एक ब्रांड न्यू फोन खरीदने जाना है आप लोगों को। अब फोन आप कैसे चुनते हो? आपको जब ये लगेगा कि भाई ये वाला जो फोन है ना, अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, तो उसका कैमरा वगैरह देखेंगे, मेमोरी देखेंगे, लुक कैसी है फोन की, अरे बढ़िया लग रहा है, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें असेस करने के बाद, उन चीजों को बाकी फोन के मॉडल्स के साथ कंपेयर करने के बाद, यू कम टू अ डिसीजन कि अब हम इस फोन को परचेज कर सकते हैं। और फिर वो फोन हमने जो जो चीजें सोच के लिया था, फिर वो परफॉर्मेंस में बात आएगी ना उसकी, कि भाई ये एक्सपेक्टेशन थी इस फोन से, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पा रहा है? तो जब आप उसे यूज करेंगे तो यू विल देन गिव अ वेरी नाइस रिव्यू कि भाई हाँ, जैसा सोचा था ना वैसा ही निकल के आ रहा है फोन, या फिर जैसा सोचा था वैसा नहीं है, खराब हो रहा है ये तो वो सारी चीजें, ठीक है। उसी सेम तरीके से डेमोक्रेसी को जब हमने चुना था तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उससे, क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पा रही है या नहीं, ये सिंपल सी चीज जाननी है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन जो हम डेमोक्रेसी से रखते हैं वो ये है कि अ डेमोक्रेसी शुड बी एन अकाउंटेबल एंड अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब इन दोनों ही शब्दों का क्या मतलब है, आई विल टेल यू, ध्यान से समझेगा, ठीक है। Now, what is our expectation? It produces a government that is accountable to the citizens and that is responsive to the needs and expectations of the citizens. All right. देखिए, बहुत प्यारे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सपोज आपकी मम्मी है, ठीक है, मम्मी आके बोलती हैं कि हम ना तुम अपने एग्जाम्स दे लो और एग्जाम्स जैसे ही तुम्हारे स्कूल के खत्म हो जाएंगे उसके 1 वीक के बाद हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है। ये बात वो बोल देती हैं और पक्का प्रॉमिस कर देती हैं कि हाँ हाँ, मतलब 20 तारीख को ना बच्चों मैं बिल्कुल टिकट विकेट कटवा रही हूँ और हम घूमने निकलने वाले हैं। आपने बात सुन ली, आपने अपने एग्जाम्स दे दिए हैं, अब 1 हफ्ता होने वाला है, तो आप पूछते हैं कि मम्मी वो ट्रिप आपने बोली थी, क्या हुआ उस ट्रिप का? तो मम्मी कह रही हैं कि होगी वो ट्रिप, थोड़ा बाद में होगी। लेकिन ये जो ट्रिप नहीं हो रही है, या फिर मम्मी ऐसी मतलब बहला फुसला के बोल रही है कि अभी नहीं होगी शायद ट्रिप, तो आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल किसको मानोगे? अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, किसको पकड़ोगे भाई? कि अगर वो ट्रिप नहीं होती है तो कौन जिम्मेदार है उस ट्रिप के ना होने के लिए? मम्मी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वादा करा था कि हाँ ये ट्रिप तो होकर रहेगी, पर अब वो ट्रिप नहीं हो रही है। तो भाई आपने बोला था और अब नहीं हो रही, तो यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल, हु वाज इन चार्ज। तो आप इन चार्ज थे एंड नाउ दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग, सो यू आर अकाउंटेबल, आप जवाबदेही हो। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो ट्रिप क्यों नहीं हो रही है। उसी सेम तरीके से जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं तो वी आर द सिटीजन्स हु इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि इंटर्न सरकार में जाते हैं, सरकार को फॉर्म करते हैं। अब सारी की सारी पावर ही सिटीजन्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जा रही है, एंड इन टर्न अगर गवर्नमेंट कोई चीज गलत कर रही है या फिर गवर्नमेंट कोई बात बोल रही है तो हम गलत करने पे किसको पकड़ेंगे? और अगर सरकार, बच्चों कोई पार्टी है, ठीक है, इलेक्शन लड़ने से पहले वो ये बोलते हैं कि अगर हमको तुमने जिता दिया ना तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत वादे करे थे। अभी वो सरकार में आ गए, ठीक है, लोगों ने उनको जिताया है। अब लोग उनसे यही तो उम्मीद करेंगे कि अगर वो जो जो वादे उन्होंने करे थे उन वादों को पूरा नहीं करते हैं तो दे आर द वंस हु आर अकाउंटेबल टू द पीपल, राइट। हम जवाब मांग सकते हैं उनसे कि आपने जो बात बोली थी वो आप कर क्यों नहीं रहे हो, या फिर आप सही करने निकले थे, आप गलत क्यों कर रहे हो, तो मांग सकते हैं जवाब इजीली। ऑलराइट, नाउ तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, कि एक डेमोक्रेसी को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करनी ही है। ये उससे एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाते हैं बिकॉज सिटीजन्स जो हैं बच्चों, जो नागरिक हैं, वही तो लीडर्स को चुन रहे हैं, है ना। Therefore, the leaders should be accountable to the citizens. All right. Now, the next thing is responsive. लोगों ने ही सरकार को चुना है, और अगर सरकार लोगों को ही जवाब नहीं देगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी लोगों की ज़रूरतों के प्रति, या फिर जो लोग उम्मीदें लगा के सरकार से बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल जवाब नहीं देगी, तो पीपल वुड लूज देयर होप। लोग बिल्कुल उम्मीद खो बैठेंगे कि ये तो बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इनको तो पावर भी हम लोगों ने ही दी थी,
but they are not at all responsive towards our needs, towards our expectations. All right? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, जवाबदेही भी होना चाहिए और साथ ही में रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए. सो इफ पीपल आर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम देम, दे शुड रिस्पॉन्ड. क्या होता है, कभी कभी व्हाट्सएप पे हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि दूसरा इंसान देखते हैं क्या जवाब देता है, लेकिन वो इंसान हमको सीन पे छोड़ देता है, ब्लू टिक्स आ जाते हैं और वो छोड़ देता है वहीं पे. कितना बुरा लगता है ना. उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमने उम्मीदें तो यही लगाई थी कि वो हमें सीन पे नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो ब्लू टिक पे छोड़ देती है. कोई नहीं, ठीक है. ये एक्सपेक्टेशंस है, ये एक्सपेक्टेशंस है बच्चों. एक्सपेक्टेशंस ध्यान रखिएगा, वो मीम कि एक्सपेक्टेशंस हैं, रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस. हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फुलफिल करें इस एक्सपेक्टेशन को, लेकिन इन अ फ्यू केसेस इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रही हैं, पूरा नहीं कर रही हैं. ऑलराइट, ये एकदम क्लियर है ना बात. चलो, नाउ द सिटीजन्स, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो नागरिक हैं, दे विल आस्क फॉर एन आंसर. हमें जवाब चाहिए, अपन जवाब मांगते हैं, दो भाई, और देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही तुमको बनाया है, हमने ही तुमको पावर दी है. नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स अस. ऑलराइट, चलिए. एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, देन व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट. तो यहाँ पे ना वही बात आती है कि मैम आप बार बार बोल रहे हो कि ये तो एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी इससे डिफरेंट है. तो रियलिटी के अंदर एक मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है. वही बात है ना कि कुछ डेमोक्रेसीज इस आउटकम को फुलफिल करती हैं, सही में अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव निकलती हैं, बट कुछ डेमोक्रेसीज इस आउटकम को फुलफिल नहीं करती हैं. दैट मीन्स वो ना तो अकाउंटेबल निकलेंगी, ना रिस्पॉन्सिव निकलेंगी. फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? पूछ रहे हो ना ये चीज अपने से भी और लोगों से भी कि भाई जब इतनी गलत है, जब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा ही नहीं कर रही है, तो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या प्यार है हमें उस चीज से? तो देखिए, वी एक्सेप्टेड बिकॉज एक चीज तो है भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर जो गारंटीड मिलेगी. क्या है वो? कि इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लेजिटिमेट, अब ये क्या है ना? लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है? चलो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. लेजिटिमेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लॉफुल तरीके से आई है, जो कानूनी तौर पर स्थापित की गई है. ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, एक डिक्टेटरशिप है. डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है? एक मिलिट्री कोई लीडर होता है, वो आता है और गवर्नमेंट के ऊपर कैप्चर करता है और बोलता है कि सारी की सारी पावर मेरी है, आज से जनता ना मेरी बात सुनेगी. ठीक है, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता है. वहां पे बच्चों पावर को एक्वायर जो किया गया है, that is not at all legal, that was not at all lawful, but in a democracy the power has been acquired through legal means, which means कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट अभी जो है स्थापित की गई है, उसको लोगों द्वारा स्थापित किया गया है. लोगों ने सरकार को पावर प्रोवाइड करी है. so the power which the leaders have, the power which the government has been given by the citizens, by the people. घूम फिर के सारी कहानी लोगों के ऊपर आ जाती है, पीपल के ऊपर आ जाती है. पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी. तो यहां पे ध्यान से सुनिए, इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, दैट मीन्स इट इज अ लॉफुल गवर्नमेंट. बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन सुनोगे ना लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध है. वैध है कोई चीज, सही है कोई चीज, सही तरीकों से स्थापित की गई है. लोगों की खुद की सरकार है, लोगों ने खुद पावर दी है इस गवर्नमेंट को. एंड लोग बच्चों, they definitely wish to be ruled by the representatives that are elected by them. हर इंसान चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात को नजरअंदाज ना किया जाए, है कि नहीं? लोग जो है बच्चों, अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाए, मैं अभी ऑप्शंस दे दूं आप लोगों को, ठीक है, कि आपको ना एक मैं कंट्री में भेज रही हूं, वहां पे दो आपके पास विकल्प हैं. एक है कि डिक्टेटरशिप को ले आए, दूसरा ऑप्शन है कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जाए. ठीक है, अब आपको पता है, क्योंकि आपने देखो सिविक्स पढ़ी है, आप काफी इंटेलिजेंट हो गए हो, आपको पता है कि जो डिक्टेटरशिप है ना, डिक्टेटर तानाशाह किसी की बात सुनेगा ही नहीं. नाजी जर्मनी याद है, क्लास 9th,
हाँ, तो डिक्टेटर किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपनी चलाएगा, अपनी मनमानी करेगा, लोगों का शोषण हो रहा होगा, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर एटलीस्ट हमारे पास तो अधिकार होगा कि हम अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, एटलीस्ट हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई डिक्टेटरशिप के अंदर तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या ही हम सवाल उठाएंगे, जवाब उठाएंगे, है ना, वो सारी चीजें तो कर ही नहीं सकते हैं हम। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि लोग भी विश करेंगे, पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड बाय देम, है ना। वी वुड प्रेफर टू लिव इन अ डेमोक्रेसी दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, be it a dictatorship, be it a monarchy, be it a oligarchy, totalitarian government, क्योंकि हमें पता है भाई कि जनता की जहां सुनी जाती है ना, वो सरकार है एक लोकतांत्रिक सरकार, एक डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो, तो ये बात एकदम क्लियर है। नाउ अब यहां पर एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट आती है। देखिए, हमने 3 चीजें पढ़नी है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। नाउ अब लोग ना हेटर्स, देखो हेटर्स हर जगह मौजूद होते हैं। कोई भी अच्छी चीज करने निकलोगे तो कुछ लोग आएंगे, अरे तुमने ये क्यों करा, तुमने वो क्यों करा, ये क्या करा है, ये क्या पहना है, ये क्यों करा है। ठीक है, लेकिन हेटर्स को इग्नोर करना, यही खासियत है, हेटर्स को अपने तक पहुंचने ना देना। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से हेटर्स है, देखिए डेमोक्रेसी काफी पॉपुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट वुड अट्रैक्ट हेट टुवर्ड्स इट। कोई भी चीज अच्छी होगी तो हेटर्स तो आएंगे, है ना। और हेटर्स आके बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। एंड आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं वो एफिशिएंट ना होने के पीछे? अच्छा, एफिशिएंट का मतलब क्या है? प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है प्रभावी? क्योंकि भाई देखो, डेमोक्रेसी के अंदर जो जो डिसीजंस लिए जाते हैं, द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी 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 लेंथी प्रोसेस। भाई साहब, डेमोक्रेसी के अंदर कोई नतीजा लेना हो, इतने सारे लोगों को बिठा लेते हैं भाई पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद भी बहुत बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, पहले एक जगह पे कोई बिल आया, वो 2/3 मेजोरिटी से पास कराओ, फिर दूसरे हाउस में भेजो, वहां पे होगा नहीं होगा, बहुत लंबा, बहुत लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत लोगों के साथ नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं, एंड अल्टीमेटली हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। एंड दैट इज द रीजन ये लोग हेटर्स बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट एफिशिएंट, बिल्कुल भी प्रभावी सरकार नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, कि लेंदी डिसीजन मेकिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम लग जाता है टू अराइव एट अ डिसीजन। लेकिन भाई आर्ग्यूमेंट भी इनकी बहुत सॉलिड है। कहते हैं कि देखो डिक्टेटरशिप के अंदर ना डिक्टेटर आता है, डिक्टेटर बस बोलता है कि ये मेरा डिसीजन है, और डिसीजन समाप्त, खल्लास, वहीं पे खत्म हो गया, डिसीजन ले लिया, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर इतने लोगों से बात करके, नेगोशिएट करके, इसकी सुननी उसकी सुननी, फिर जाकर डिसीजन लेकर आते हैं, तो काफी ज्यादा समय जाता है भाई, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। और ये हेटर्स बोलते हैं कि देखो इसी वजह से डेमोक्रेसी इज नॉट एफिशिएंट। तो ये आर्ग्यूमेंट तो क्लियर है। नाउ यहाँ पे इतना सा ये हेटर्स बोलेंगे और हम घबरा जाएंगे, है ना, और हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि डिक्टेटरशिप वाओ अमेजिंग, है ना, डेमोक्रेसी छी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यानी कि लागत। किस चीज की लागत? देखिए, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। A government that may take decisions very fast but may take decisions that are not accepted by the people may therefore face problems. Suppose, ये सारी बात जो मैंने अभी बोली है ना अंग्रेजी में, इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए, ठीक है, मेरी बात सुनना। सपोज तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, और तुम लोगों को एग्जाम देने जाना है, लेकिन क्या करते हो आप लोग कि एग्जाम देने से 2 दिन पहले पढ़ते हैं कि चलो भाई इंपॉर्टेंट बस पॉइंट देखेंगे और मचा देंगे एग्जाम में जाके, ये सोचा है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आंसर्स लिख कर आओगे वो आंसर्स क्या उतने अच्छे होंगे कि अगर आप लोगों ने मतलब पिछले 6, 7, 8 महीने पढ़ा होता, वही सेम चीज पढ़ी होती, क्या आंसर उतने अच्छे लिख कर आ पाएंगे आप लोग?
हाँ, नहीं लिख के आ पाएंगे कि लिख के आ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लिख के आ पाएंगे। क्यों है ऐसा? देखिए, जो इंसान बहुत लंबे समय तक जिसने पढ़ाई करी है उसको एक एक चीज पता है चैप्टर की, कि इस चैप्टर में ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें आता है, आंसर्स लिखना सीखा है उस इंसान ने, तो उसका ना जो आंसर की क्वालिटी होगी, जो क्वालिटी होगी एक उस इंसान की, एक उस बच्चे की जो कि काफी लंबे समय से मेहनत करके पढ़ रहा है, दैट क्वालिटी वुड बी मच बेटर इन कंपैरिजन टू द क्वालिटी ऑफ द पर्सन जिसने 1 या 2 दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम लिखा है। यहां पे भी वही बात हो रही है। देखिए, एक तो डिक्टेटर जी ने, चलो सपोज बहुत जल्दी निर्णय ले लिया, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, ऐसे फटाक से आके, हाँ ऐसे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, मतलब असली वाला बॉम्ब नहीं, मतलब डिसीजन वाला बॉम्ब, कि हाँ हो गया डिसीजन, तो हो गया है, खत्म, चलो आ गया डिसीजन, बहुत जल्दी आ गया। लेकिन क्या वो डिसीजन लोग एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डिसीजन एकदम जल्दी में लिया गया है, और जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का है, तो इसी वजह से क्या है, वो डिसीजन वोंट बी अ गुड डिसीजन, it won't be acceptable by the people because people haven't been consulted in it. किसी की भी कंसल्टेशन उस चीज में ली नहीं गई है, उस डिसीजन को बस धड़ाम एक लोगों के मुंह पे ऐसे फेंक के मारा है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन को बिल्कुल प्यार से टाइम लगा के, जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लगे, आराम से लो, ताकि जो डिसीजन है अल्टीमेटली जो आएगा वो लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल होगा। लोग उस डिसीजन को इतना अपोज नहीं करेंगे, लोग उस डिसीजन से खुश रहेंगे, बिकॉज उस डिसीजन को बहुत सारी जनता ने मिलकर लिया है, उसके प्रोज उसके कॉन्स देखकर उस डिसीजन को लाया गया है, ताकि वो एक ऐसा निर्णय हो जो कि मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर सकें। क्या हम इस चीज को इग्नोर करके सिर्फ इस चीज पे ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो बहुत जल्दी डिसीजन लेती है, क्विक डिसीजंस, इसलिए इट इज इफेक्टिव एंड डेमोक्रेसी इज नॉट इफेक्टिव। सो यहाँ पे वी वोंट गिव इन एंड वी वोंट लेट दीज पीपल टेल अस अदरवाइज, एंड हम इसी चीज पे स्टिक करेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ मच 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 बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम्हारी डिक्टेटरशिप से, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट देनी है। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो यह एस्पेक्ट भी इसी से ही रिलेटेड है, इसी से ही जुड़ा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। जो डिसीजन है डेमोक्रेसी के अंदर, बहुत टाइम तो लगा रहे हैं उस डिसीजन को लेने में, अच्छी क्वालिटी का डिसीजन जो बनाना है, और ये डिसीजन कुछ नियम कानून जो है मद्देनजर रखते हुए लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अ सिटीजन हु वांट्स टू नो if a decision was taken through the correct procedures can find this out, and she has the right and the means to examine the process of decision making. तो जैसे सपोज एक ट्रांसपेरेंट चीज हमने बचपन में पढ़ी है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? तो अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट ऐसे कपड़ा लेकर आती हूँ और ऐसे रखती हूँ इधर, तो उसके आर पार आप लोगों को दिख पाएगा, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। आर पार दिख सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो क्योंकि जो सरकार है, जो डिसीजंस हैं, वो नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके ले रही है, अगर एक सिटीजन को ये देखना हो कि सरकार क्या सही नियम कानून का पालन करते हुए डिसीजंस ले रही है, तो बच्चों सिटीजन के पास, हाँ जी, ये अधिकार है कि वो उस डिसीजन की प्रक्रिया को देख सकते हैं कि whether that is right or whether that is wrong. They can examine it, they can put a check on it. ठीक है, एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है? चेक करना। चलो, मीन्स टू एग्जामिन, चेक करने के तरीके हैं। ठीक है, तो भाई सिटीजन को तो ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का डिसीजन मिल रहा है, तो फिर हेटर्स ने कैसे बोल दिया कि डेमोक्रेसी इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट? वी वोंट एग्री टू इट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि there are a lot of people who say that democracy is not an efficient form of government, तो what do you have to write? You will write कि जो argument दिया जाता है कि people consider that it is not an efficient form of government because the decision making is a very lengthy process, it takes a lot of time, लेकिन dictatorship में the decisions taken are very quick। तो समझो, मतलब बात आपको कुछ ऐसे लिखनी होगी। ठीक है,
लेकिन फिर आप लिखोगे कि डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि बहुत सी डेलिब्रेशंस, नेगोशिएशंस के बाद डिसीजन लिया जाता है, तो वी अराइव एट अ बेटर डिसीजन एंड ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, तो सिटीजन जिसको जानना हो डिसीजन मेकिंग के बारे में वो भी जान सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. तो ये था पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर which was talking about accountable, responsive and legitimate government. We have completed it, we have understood it, we have also looked at the questions, the possible questions that could come from this part, and now we'll move on to the next part, part number 2, jahan pe we'll be talking about economic growth and development. अब एक और उम्मीद लगाई जाती है डेमोक्रेसी से. कौन सी उम्मीद? कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट तो कर लिया है, अब डेमोक्रेसी जो है ना आर्थिक विकास लेकर आएगी देश में, और देश जो है इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है. बट क्या ऐसा होता है? तो देखिए, प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट. देखो, एक ही उम्मीद लगाना कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार लेकर आता है, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उससे फिर से ये उम्मीद लगा लेना कि भाई वो तो डेवलपमेंट भी लेकर आएगा, थोड़ा सा गलत हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आप हो, ठीक है, एक बच्चा है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ये भी उम्मीद लगाना कि भाई वो तो स्पोर्ट्स में भी मतलब गोल्ड मेडल लेकर आएगा, वो तो ना गाना भी बहुत अच्छा गाएगा, वो तो नाचेगा भी बहुत अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता है. भगवान ने सबको कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, लेकिन सारे के सारे गिफ्ट एक इंसान को नहीं दिए हैं. उसी तरीके से डेमोक्रेसी से ये उम्मीद लगाना कि भाई अच्छी सरकार लेकर आएगा, वहां तक ठीक था, लेकिन फिर से एक और उम्मीद लगाना कि हाँ ये तो डेवलपमेंट भी लेकर आएगा, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा चुन्नू सा गलत हो गया है. देखिए, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप को अगर हम यहाँ पे फिर से एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि डिक्टेटरशिप्स का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इट इज स्लाइटली बेटर दैन डेमोक्रेसीज. अभी तो गड़बड़ हो गई, मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि भाई डिक्टेटरशिप चुन लें अब हम, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आता है और डेमोक्रेसी नहीं लेके आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या करें फिर यहाँ पे हम लोग? हाँ, चुन ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. देखिए, वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन दिस. हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं. आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो आपकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, और एक दूसरा बच्चा है जो रेस अच्छी भाग लेता है, ठीक है, मतलब वो हम बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, तो क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ इस चीज पे रिजेक्ट कर दोगे कि वो रेस में अच्छा नहीं भाग पाता दूसरे बच्चे की तरह? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका बच्चा दूसरे बच्चे से काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है. दूसरा बच्चा थोड़ा बदतमीज है, वो इज्जत नहीं करता है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को, हम फिर भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा ही बच्चा है डेमोक्रेसी. ठीक है, चलिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज. बच्चों, यहां पर ना देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, प्रोबेबली डिक्टेटरशिप का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, मे बी इट इज बेटर, लेकिन वो जो डिफरेंस है दोनों के ग्रोथ रेट के बीच में, वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम. ठीक है, तो अगर हम एनालाइज भी कर रहे हैं 1950 to 2000 का डेटा लेकर देख भी रहे हैं, द डिफरेंस इज क्वाइट लेस, बहुत कम अंतर है दोनों के ग्रोथ रेट के बीच में, है ना. तो इसलिए हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि जो आर्थिक विकास होता है किसी भी देश का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. वो डिपेंड करता है कि आपके देश में जनता कितनी है, आबादी कितनी है, पॉपुलेशन साइज कितना है, राइट. साथ ही में ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, क्या दूसरे देश आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से. ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है देश की. अब इससे ना एक चीज मुझे याद आई है कि जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तो तब ना मतलब हम एकदम से, हमको ऐसे था कि पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे और अब हम एकदम से एक न्यू कंट्री वाज बॉर्न, पीपल वर नॉट एट ऑल ट्रेन्ड, राइट.
तो उस टाइम के दौरान हमारी सरकार का ये मेजर एस्पेक्ट नहीं था, ये मेजर फोकस नहीं था कि हमको ना अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, नहीं। उनका मेजर फोकस ये था कि देश के अंदर जो इतने सारे अनपढ़ लोग हैं, जो इतने सारे मतलब गरीब लोग हैं, पॉवर्टी जो इतनी ज़्यादा है, जो इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है, पहले इन सब चीज़ों को हटाया जाए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लाया जाए, उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करने दिया जाए, और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करेंगे। इनिशियली इट वाज नॉट एट ऑल आवर फोकस, एंड हमारे देश के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दूसरे देशों से जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे, राइट? उनकी तो कब की, उनकी तो आज़ादी मिल रखी है उनको, हमको बहुत बाद में मिली है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है। क्या आपकी सरकार इकोनॉमिक प्रायोरिटी दे रही है इकोनॉमी को या नहीं दे रही, या वो किसी दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रही है? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ डिक्टेटरशिप में हल्की सी बेटर ग्रोथ रेट दिख गई तो हम बोले अरे वाह वाह डिक्टेटरशिप, बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? Still we will stick on to what we are talking about, we will stick on to democracy and we will say that we accept democracy as it is। हमें वो अच्छी लगती है, जो भी है वो बेहतर ही है सबसे, ठीक है? चलो नाउ, तो ये था पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। नाउ वी कम टू पार्ट 3 विच इज टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी, सॉरी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? असमानता, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो ये माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होगी वो क्या करेगी, वो जितनी भी समाज के अंदर असमानताएं होंगी, जितनी भी समाज के अंदर गरीबी होगी, उन असमानताओं को, उस गरीबी को कम करेगी। अब ये तो उम्मीद लगाई है हम लोगों ने, उम्मीद जो है वो असलियत में तब्दील होती है या नहीं होती है, देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चलो उतना रीजनेबल नहीं था एक्सपेक्ट करना कि भाई डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आएगी, लेकिन सिंपल सी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो रीजनेबल है, ये तो बिल्कुल सही है कि आप डेमोक्रेसी से ये उम्मीद तो लगाएंगे ही लगाएंगे कि वो जो है आपके देश में असमानताओं को कम करेगी और गरीबी का खात्मा कर देगी, हटा देगी, ठीक है? तो इट इज वेरी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दिस सर्टेन थिंग। ओके, नाउ डेमोक्रेसीज के अंदर एक टाइप की इक्वालिटी मौजूद होती है, एक टाइप की समानता के ऊपर ही डेमोक्रेसी बेस्ड है, दैट इज द पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो भाई, कोई भी डेमोक्रेसी हो वहां पे पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आपको मिल ही रही है, राजनीतिक रूप से समानता तो आपको मिल ही रही है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल से ऊपर आदमी औरतें कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरीवन हैज द इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस आल्सो, एंड उसी के साथ साथ हर इंसान का एक ही वोट होता है, हर वोट की एक ही वैल्यू होती है, चाहे अंबानी जी वोट दे दे, चाहे कोई गरीब इंसान वोट दे दे, उन दोनों के वोट की एक ही वैल्यू होगी। दैट मीन्स दैट We have political equality within a democracy। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी की, इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब बात आती है कि क्या आर्थिक रूप में भी समानता मौजूद है डेमोक्रेसी के अंदर, तब हो जाती है गड़बड़। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए फिर अंबानी अंबानी है और एक गरीब इंसान है। तो व्हाट वी फाइंड इज कि द रिच, जो अमीर लोग हैं, दे आर बिकमिंग रिचर। तो जब देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो उसके बेनिफिट सारे के सारे अमीर लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है? सो द रिच आर बिकमिंग रिचर, रिच ही रिच हो रहे हैं भाई वो तो। लेकिन उसी के साथ जो हमारे पुअर हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, वो तो पुअरर बन गए हैं, वो तो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। So the benefits of economic growth are only going towards the rich people, which is not at all right। ये तो हम बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सही है, ठीक है? तो एक और चीज़ है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रही है तो उसको पता है कि भाई भारत की जो जनता है ना, इसमें गरीबों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के लिए वो गरीबों का समर्थन ले सकती है कि गरीबों को खुश कर देते हैं, गरीब हमको वोट देंगे, हम जीत जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मानी जाती है, बट स्टिल हम देखते हैं कि नो पार्टी वुड लाइक टू लूज देयर वोट्स। पुअर लोगों का वोट कोई भी पार्टी लूज नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं, दे डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी एज यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है गरीबों को एड्रेस करेंगे, गरीबों की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए काम करेंगी, बट इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, कि वो गरीबों की ही सेवा में लग जाएंगी, गरीबों के लिए बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए हमको। ऐसा नहीं होता है, क्या करें, अब नहीं कर रही हैं तो ठीक है। तो इस वजह से वी सी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसीज आर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तो यहाँ पे व्हाट कैन वी राइट, सिंपल सी चीज है कि वी विल राइट कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स produce political equality, but they are not as successful in providing us economic equality, because we see that still there are a lot of economic inequalities present in our country, and the rich are getting richer, the poor are getting poorer। फिर ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आपकी बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वोटर्स का वो गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर नॉट दैट इंटरेस्टेड कि वो उन गरीबों की दिक्कतों को सॉल्व करें। ऑलराइट, तो ये जो है ये वाला है हमारा पार्ट 3, और अब आता है पार्ट 4 जहां पे वील बी टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एंड एक्चुअली आपका एक सेम टू सेम डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहां पे सेम चीज लिखी है कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। तो वो कौन से कंडीशंस का होना जरूरी है कि जिस केस में जो डेमोक्रेसी होगी वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करेगी, ठीक है, साथ में लेकर चलेगी। ऑलराइट, चलो तो यहां पे बात कर लेते हैं सामाजिक भिन्नता की। अब आप इतने सारे बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं, यू ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, है ना, आप में कोई एक चीज है, खास बात है जो आपको यूनिक बनाती है, जो आपको अलग बनाती है दूसरों से। योर यूनिकनेस इज योर मैजिक। मैं आप लोगों से अलग हूँ, आप लोग एक दूसरे से अलग हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा भी अलग है, आप भी उनसे अलग हैं, आपके दादा दादी अलग है, नाना नानी अलग हैं, आपके दोस्त आपसे अलग हैं, आपके टीचर्स आपसे अलग हैं। एवरीवन इज डिफरेंट। बच्चों, भगवान ने सबको जो है एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है, एक दूसरे से अलग बनाया है ना। चलो भगवान ने तो अलग बनाया ही बनाया, प्लस लोगों में भी बहुत सारे अंतर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन दे फॉलो, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर दे फॉलो, इन टर्म्स ऑफ देयर कास्ट, इन टर्म्स ऑफ द वे दे ड्रेस। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, है ना, ऐसी चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाती है कि डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करेगी सोसाइटी में, और इंडिया में तो स्पेशली इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है, इतनी ज्यादा भिन्नता मौजूद है, पर क्या हम इस भिन्नता को अकोमोडेट कर पाते हैं? क्या हम इस भिन्नता को साथ में रख पाते हैं, सबको एक स्थान दे पाते हैं क्या अपने देश के अंदर? तो इसी चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग दी सिटीजंस? जनता जवाब चाहती है, जनता जानना चाहती है कि क्या डेमोक्रेसीज एक पीसफुल और एक हार्मोनियस लाइफ सिटीजंस के बीच में प्रोड्यूस करते हैं क्या? कि सारे के सारे जो डिफरेंट लोग हैं वो साथ में शांतिपूर्वक रहें, वो साथ में खुशी खुशी रहें। क्या होता है ऐसा कि नहीं होता कि सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं? अब देखो इंडिया के अंदर तो झगड़ रहे हैं, हमें पता है ये बात, लेकिन बात वही है ना कि भाई कॉन्फ्लिक्ट को तो तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। घर के अंदर आप अपने भाई से झगड़ते हो, तो फिर इतने बड़े देश में जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां लोग नहीं झगड़ेंगे क्या एक दूसरे से? जाहिर सी बात है झगड़ेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। कोई भी सोसाइटी फुल्ली और परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट को क्या नहीं कर सकती, गायब नहीं कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगी, ठीक है, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन ये जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं उनको इज्जत देना, उनकी रिस्पेक्ट करना हम लोग सीख सकते हैं, और साथ ही में हम जो है एक ऐसे मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि इन डिफरेंसेस को कम कर सकें। तो डेमोक्रेसी के अंदर
ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके और सारे के सारे डिफरेंसेस को साथ में रख के एक पीसफुल लाइफ को प्रोड्यूस किया जा सके। डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। ऐसे नतीजे को लाने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर कोई गवर्नमेंट है नहीं। मैम आप तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो ना डेमोक्रेसी की तरफ, नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, मैं बायस्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। कोई भी दूसरी सरकार बिल्कुल नहीं ये देखेगी कि आपके देश में जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, वो कहेंगे नहीं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उसी ग्रुप को सपोर्ट करूंगा एंड बाकी लोग भाड़ में जाएं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक ग्रुप को, हर डिफरेंट इंसान को इज्जत दी जाती है, ठीक है, और उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। बट मैम एक ना हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एक चैप्टर था, जरा याद कीजिए, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर एक देश का हमने उदाहरण पढ़ा था। कौन सा देश था वो? दैट कंट्री वाज श्रीलंका। श्रीलंका की बात की थी और श्रीलंका के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी was unable to accommodate the social diversity। श्रीलंका भी तो डेमोक्रेटिक नेशन था, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी तो नहीं ला पाया वो, मतलब सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पाया। कुछ सिन्हाला थे, कुछ तमिल थे, उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग लोग थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है, हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और क्रिश्चियंस अलग अलग लोग थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि श्रीलंका या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इज अकोमोडेटिव ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी व्हेन इट फुलफिल्स टू कंडीशंस। दो चीजों को पूरा करना जरूरी है और तभी कोई भी डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल हो पाएगी टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। कौन सी है वो दो कंडीशंस? इन दो कंडीशंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी बातें हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन है डेमोक्रेसी सिंपली एक मेजॉरिटी का रूल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी के अंदर तो ना यही होता है कि जो बहुसंख्यक लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं, जिस लीडर को वोट देते हैं, वो लीडर जीत जाता है, वो पार्टी जीत जाती है, जो कि सच भी है। लेकिन ये जो मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी वो वाली मेजॉरिटी नहीं है, वो वाली नहीं है, ये वाली है, ये वाली नहीं है, वो वाली है। कहना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो? वो एक मीम देखा होगा ना आपने, वही वाली बात है। देखिए, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। बच्चों यहाँ पर हम जिस मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं वो हमारी कोई लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी, कोई रिलीजियस मेजॉरिटी, वैसे टाइप की मेजॉरिटी नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल। मेजॉरिटी पीपल यानी कि मैक्सिमम लोग। अब वो लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी कल्चर के हो सकते हैं, किसी भी संस्कृति के हो सकते हैं, किसी भी भाषा के हो सकते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक, हम बोल सकते हैं कल्चरल ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप और एथनिक ग्रुप, टू बी स्पेसिफिक। हम किसी एथनिक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन जनरल सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जिस पार्टी या जिस लीडर के लिए वोट देंगे ना, वो लीडर जीत जाएगा। तो मेजॉरिटी लोगों के द्वारा जिसको वोट दिया जाएगा वो जीत जाएगा। लेकिन इट इज नॉट अ रूल बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर, लाइक मेजॉरिटी कल्चर, मेजॉरिटी रिलीजन, मेजॉरिटी लैंग्वेज, उसका राज नहीं है। मेजॉरिटी पीपल का राज है। मेजॉरिटी को भी ये ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करे, माइनॉरिटी को कभी भी एक्सक्लूड ना करे, माइनॉरिटी को कभी भी एक्सप्लॉइट ना करे। जैसे कि श्रीलंका के केस में हो रहा था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी मेजॉरिटी के बेसिस पे, और फिर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे यानी कि तमिल्स, उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनकी कोई एक नहीं सुनी जा रही थी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो द मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट जरूर फॉर्म होती है, बट दिस इज नॉट अ मेजॉरिटी बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। इट इज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज rule by majority does not mean should not become the rule by the majority community। तो वो श्रीलंका वाला केस नहीं होना चाहिए कि सब हिंदू लोगों ने मिलके वोट दे दिया तो वो सरकार बन गई या फिर हिंदुओं की सरकार बन गई, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए।
मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी लोगों का रूल होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये है बच्चों कि जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में भी आ सकता है, और जो माइनॉरिटी में है वो मेजॉरिटी का हिस्सा भी बन सकता है। सिंपल सी बात है कि सपोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर, मैंने इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दिया था, पिछले इलेक्शंस में दिया नहीं था, मैं बस एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, मैंने वोट नहीं दिया था बच्चों, ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो एक्चुअली हाँ मेरा वोटर आईडी आने में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए वोट नहीं दिया, ये नहीं है कि मैं कोई बुरी सिटीजन हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली हाँ, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रही हूँ कि सपोज अगर मैंने वोट दिया होता और मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होता और मेजॉरिटी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, सरकार बना लेती है अपनी, तो इस टाइम पे आई वुड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि मैं उन लोगों में से एक हूं जिसने उस सरकार को वोट दिया जो सरकार बन गई है, जो जीत गई है ना, उस पार्टी को वोट दिया था, ठीक है, तो आई वुड बी अ पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी। बट कल को हो सकता है कि मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दूं, बट उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जीत जाए, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जीत जाए और मैं फिर बन जाऊंगी माइनॉरिटी का हिस्सा, यानी कि उस माइनॉरिटी ग्रुप का हिस्सा बन जाऊंगी जिसके द्वारा जो वोट दिया गया है वो सरकार नहीं आई या फिर वो पार्टी नहीं जीती। तो देयर शुड बी एन इक्वल चांस कि आज एक बहुत बड़े समूह है जो कि एक पार्टी को सपोर्ट करता है, कल को उस पार्टी का बेस डिक्लाइन हो जाता है, वो किसी दूसरी पार्टी में बहुत से लोग चले जाते हैं, कुछ इसी पार्टी का सपोर्ट में रह जाते हैं, तो वो लोग मेजॉरिटी से माइनॉरिटी ग्रुप बन जाएंगे और दूसरा वाला ग्रुप जो माइनॉरिटी था एक टाइम पे वो मेजॉरिटी बन जाएगा। तो देयर शुड ऑलवेज बी एन इक्वल चांस कि दोज हु आर a part of the majority group can also be a part of the minority group and those who are a part of the minority can also be a part of the majority। ठीक है, टंग ट्विस्टर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जब ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होंगी उस समय पर आपका जो देश है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, it would be accommodative of the social diversity that exists in your country। ठीक है, वो उस टाइम पर अकोमोडेट कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल बात। चलिए लास्ट यहाँ पे जो चीज आती है, इस आउटकम को भी समझ लेते हैं, पार्ट 5 विच इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दी सिटीजन्स। नाम से तो बहुत ही क्लियर आइडिया लग गया है, डिग्निटी यानी कि इज्जत और आजादी। किसकी इज्जत और आजादी? नागरिकों की इज्जत और आजादी। अब ये तो एक्सपेक्ट करना बहुत ही सही चीज है कि एक डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को डिग्निटी प्रोवाइड करेगा, इज्जत प्रोवाइड करेगा और साथ ही में फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, राइट। ये नहीं है कि अपनी थोपेगा, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है, डिक्टेटर अपनी चलाता है, लोगों की नहीं सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की बात सुनी जाती है, उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। दे ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट। तो वो वाली फ्रीडम भी मौजूद है, साथ ही में डिग्निटी भी प्रोवाइड की जाती है, हर किसी को समान रूप से देखा जाता है पॉलिटिकली। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अंतर नहीं कर रहे हो ना किसी में भी पॉलिटिकल रूप से, हर किसी को इक्वल तराजू पे तोल रहे हो, तो आप डिग्निटी भी प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए हमारा जो समाज रहा है ना बच्चों, वो समाज ना कोई मामूली समाज नहीं रहा है। हमारे समाज के अंदर बहुत सी गलत चीजें जो हैं रहा करती थी, हुआ करती थी, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कास्ट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट किया करते थे, है ना। महिलाओं को नीचे देखा जाता था, सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन, कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट सिस्टम के थ्रू कुछ कास्ट के लोग, कुछ जाति के लोग ऊपर हैं, कुछ जाति के लोग नीचे माने जाते थे। तो ये सारी चीजें थी जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करती थी, है ना। और एक ऐसी सोसाइटी जो कि सबऑर्डिनेशन, किसी को दबाने पे बेस्ड है, किसी के डोमिनेशन पे बेस्ड है, ऐसी सोसाइटीज के अंदर डिग्निटी लेकर आना, एक समानता लेकर आना और एक फ्रीडम लेकर आना इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। आपकी सोसाइटी इन चीजों पे बनी थी, आपने इन चीजों को हटाया है और अब आप एक तरीके से इक्वालिटी की बात करते हो, इक्वालिटी पे चलते हो, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सुपीरियर है अपने लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने में।
It is difficult for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination. Subordination होता है किसी को दबाना, dominate करना होता है अपना प्रभुत्व, यानी कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो पहले के टाइम में जब कास्ट सिस्टम चला करता था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके डिस्टिंक्शन था सोसाइटी के अंदर। अपर कास्ट हैं हम, तुम लोअर कास्ट हो, तुम हमारे नीचे आते हो, हम तुमसे ऊपर हैं। तो ये सारा भेदभाव हुआ करता था। साथ ही में औरतों को काफ़ी कम देखा जाता था, महिलाओं को हमेशा नीचे तोला जाता था आदमियों के मुकाबले। ऐसा माना जाता था कि आदमियों पितृसत्ता चलती थी, है ना, पेट्रियार्कियल सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ पे रूल ऑफ द मैन, है ना, रूल ऑफ द मैन चला करता था। और आज भी वो चीज़ बहुत हद तक मौजूद है, कम हो गई है लेकिन आज भी वो चीज़ मौजूद है। तो बच्चों, विमेन सबऑर्डिनेशन, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज पे जो एक सोसाइटी बेस थी, आज उस सोसाइटी के अंदर हर किसी को डिग्निटी प्रोवाइड की जाती है, हर किसी को फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, क्रांतिकारी चीज़ है ये। केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन इन अ वर्ल्ड दैट इज हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हमारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे आदमियों का राज चला करता था, अभी भी चलता है, उतना नहीं, उस हद तक का नहीं, बट इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को डिग्निटी प्रोवाइड करना वेरी मेजर कंसर्न, राइट। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. तो ये डिग्निटी फ्रीडम की कहानी आप लोगों को समझ में आई है। तो डेमोक्रेसी ने डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करा है। नाउ अब बच्चों, एक दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी की एक खास बात ये है कि इसका एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि अरे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल हमारी तरह है, हमारा भी एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है मैम, एक एग्जाम आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ठीक है। उसी तरीके से डेमोक्रेसी का भी एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। देखो, कोई भी दूसरी सरकार हो, उसमें आप कोई उम्मीदें ही नहीं लगाते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस सरकार में तो अपनी सुनी नहीं जाएगी, अपनी मानी नहीं जाएगी। लेकिन आपको जिस सरकार का पता है कि यहाँ पर तो हमारी बात मानी जाती है, यहाँ पर तो हमारी बात सुनी जाती है, तो वहां पे आप और ज्यादा उम्मीद लगाते हो, है ना। एक बारी जैसे एक इंसान होता है ना, उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे अभी और पैसा मिलेगा, अभी और पैसा, कभी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अपने पैसे से। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है कि लोगों को थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी से, लोग कहते हैं अब थोड़े और बेनिफिट्स, अब थोड़े और बेनिफिट्स। तो इन सब बेनिफिट्स की मांग करके, इन सब जो गलत चीजें होती है डेमोक्रेसी की, उनको पॉइंट आउट करके पीपल आर ट्राइंग टू मेक डेमोक्रेसी इवन मोर बेटर, है ना, और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग, बच्चों ये बात कि लोग शिकायतें कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, उसको, उन शिकायतों को सुधारना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं डेमोक्रेसी को। तो इस चीज से ये पता चलता है, ये चीज एक तरह से एक टेस्टिमनी है, एक सबूत है ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल आर कंप्लेनिंग एंड दैट इज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी तो सक्सीड कर रही है, क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी बेस्ड ही इस चीज पे है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और हर इंसान अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स की मांग करता रहता है ताकि वो अपनी डेमोक्रेसी को और बेहतर बना सके। और जब लोग मांग कर रहे हैं तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि पीपल आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट, पीपल आर डिमांडिंग फॉर अ बेटर डेमोक्रेसी, एंड दैट इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इट इज सक्सेसफुल, वो जो है कामयाब हो रही है, हम होंगे कामयाब, है ना, वही वाली बात है। उसी के साथ लोगों को डेमोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीजन। अब ये लाइन कंफ्यूज करती है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, एसएसटी वाला, इंग्लिश वाला? नहीं, ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब एक समय पे राजा महाराजा रूल किया करते थे, लोगों की सुना नहीं करते थे, है ना, अपनी मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी बोल देते थे, तो उस टाइम पे राजा होती थी और राजा की प्रजा होती थी। प्रजा को अंग्रेजी में बोला जाता था सब्जेक्ट्स, बिकॉज सब्जेक्ट्स की कोई बात सुनी नहीं जाती थी, सब्जेक्ट्स को बस ऑर्डर दे दिया जाता था, सब्जेक्ट्स को वो चीज माननी होती थी। तो एक बंदी जैसे होता है ना कि एक इंसान को बंदी बना लिया है, उस टाइप के होते थे लोग, सब्जेक्ट्स, ठीक है, कि राजा जो बोल रहे हैं हाँ जी हाँ में हाँ मिला दो, बस कुछ नहीं बोल सकते हम। लेकिन डेमोक्रेसी है तो हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है तो हम लोग उम्मीदें लगा सकते हैं, डेमोक्रेसी है तो हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या चीजें नहीं मौजूद हमारे पास, राइट।
तो बच्चों लोग जो हैं सब्जेक्ट्स हुआ करते थे पहले, लेकिन डेमोक्रेसी के आने से पीपल हैव बिकम सिटीजन्स, लोग नागरिक बन चुके हैं, जिन नागरिकों को बहुत से अधिकार मिल रहे हैं ड्यू टू डेमोक्रेसी। इतना सिंपल चैप्टर था ये। आई होप सभी को बात समझ में आई है, और इसी के साथ चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वी हैव कंप्लीटेड दैट, एंड आ जाते हैं पार्ट 6 पे। अब मैम पार्ट 6 क्या है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों से वादा करा था मैंने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हमने एक्चुअली 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं, एक अकोमोडेटिव रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेट वाला, और उसके बाद एक सोशल डाइवर्सिटी वाला था, राइट। तो उनमें से लिखना है। अब आ जाते हैं फटाफट से हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग असर्शंस। कुछ बातें बोली जाएंगी, या तो उन बातों का समर्थन कर दो, हाँ बोल दो, या फिर उन बातों को अपोज कर दीजिए, बोलिए कि वी डोंट एग्री। ठीक है, चलो ये तो सिंपल है। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। ये लोग ना उस बात को बहुत सीरियसली ले गए, जो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई डिक्टेटरशिप में ना इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है, ये उसको बहुत सीरियस ले गए हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जिन कंट्रीज में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है वहां तो चलो डेमोक्रेसी ले आओ, लेकिन जो गरीब देश हैं वहां पे डिक्टेटरशिप की जरूरत है ताकि वो अमीर बन सके, ताकि वहां भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। डू वी एग्री? क्या बोल रहे हैं ये, क्या हम एग्री करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो एग्री नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट देंगे कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द वेल्थ ऑफ अ नेशन। किसी देश कोई देश कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, उस चीज का कोई लेना देना नहीं है डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत से दूसरे रीजंस पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का साइज, global situation, cooperation from different countries, economic priorities of the government. There are a lot of things on which the economic development of a nation depends upon. And democracy और economic wealth का कोई भी संबंध नहीं है। तो don't say all this, ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम्पल नाइजीरिया का है, तो नाइजीरिया के अंदर भी कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नाइजीरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट बोली गई है कि डेमोक्रेसी जो है, जो इनकम इनइक्वालिटी है अलग अलग नागरिकों के बीच में, जिसे पैसे को लेके जो असमानता है, कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कमा रहे, तो इनकम इनइक्वालिटीज को कम नहीं कर सकती है डेमोक्रेसी। इनकम इक्वालिटी इज नॉट अ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी एज डेमोक्रेसी ब्रिंग्स सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी सामाजिक और राजनीतिक समानता लेकर आ सकता है, लेकिन इनकम इक्वालिटी कोई भी गवर्नमेंट गारंटी नहीं कर सकती। कोई भी सरकार ऐसे बोलेगी क्या कि अगर हमारे देश में आप रहते हो तो हर किसी को 500 रुपए मिलेंगे दिन के अंत में? नहीं, इनकम इक्वालिटी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गारंटी नहीं कर सकती है, नॉट इवन डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी 2 इक्वालिटीज तो लेकर आती है, सामाजिक रूप से और एक राजनीतिक रूप से। ठीक है, तो पीपल हैव अ राइट टू वोट, दे कैन एक्सेस फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इनकम सेल्फ जनरेटेड है। जो जितनी मेहनत करेगा, जिसको जितना पैसा कमाने का मौका मिलेगा, वो इंसान उस हिसाब से पैसा कमाएगा। इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट अपॉन डेमोक्रेसी। नाउ government in poor countries should spend less on poverty reduction, health, education and spend more on industries and infrastructure। बोल रहे हैं कि जो गरीब देश की सरकारें हैं ना, उनको गरीबी कम करने में, स्वास्थ्य पे और पढ़ाई लिखाई पे कम खर्चा करना चाहिए, बल्कि उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी इमारतें हम बना रहे हैं कि नहीं, ये होना चाहिए क्या? बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है ये। किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए फोकस जो है उनके ह्यूमन रिसोर्सेज पे होना चाहिए, अपनी जनता को पढ़ाने लिखाने में। पीपल एज अ रिसोर्स, क्लास 9th चैप्टर, रिकॉल। पीपल एज अ रिसोर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक देश जो है विकसित आर्थिक रूप से भी तभी हो सकता है जब उस देश के जो लोग हैं वो डेवलप होते हैं। यानी कि किस बेसिस पे डेवलप? स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, स्किल्स ऐड ऑन करेंगे, तो वो लोग ही देश को आगे लेकर जा सकते हैं। तभी प्राइमरी फोकस एक देश का होना चाहिए अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, जहाँ पे उनकी एजुकेशन पे पैसा स्पेंड करना, उनकी पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए कोशिश करना, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने पे सरकार का फोकस होना चाहिए।
Human Development Report itself judges the development of the country by the education and health of the citizen along with the income. आप लोगों ने एक और चीज देखी थी, डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 10th, डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर बच्चों जो टर्म 1 का चैप्टर था, वी सॉ कि भाई सिर्फ और सिर्फ इनकम, पैसे के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकसित नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज को मेजर करता है ऑन अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, कि कंट्री में हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, एजुकेशन कंडीशन क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, हेल्थ और ये सारी चीजें पैसे के साथ साथ दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन पे तो फोकस करना ही है. डेमोक्रेसी, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजंस हैव वन वोट व्हिच मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब ये हमको ही काउंटर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि हर नागरिक के पास एक ही वोट होता है, तो इस वजह से कोई भी डोमिनेशन नहीं होती किसी की भी, या फिर कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है. डेमोक्रेसी हर एक इंसान को एक ही वोट देता है, हर वोट की एक ही वैल्यू भी होती है, लेकिन नो डेमोक्रेसी कैन एलिमिनेट सोशल डिविजन्स. बच्चों कोई भी समाज जो है वहां पे लड़ाई झगड़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकता है, गायब नहीं कर सकता है. ठीक है, कोई मंत्र वंत्र पढ़ के हवन ववन करा के ये नहीं बोल सकते हैं हम कि भाई हमारे देश में से जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको खत्म कर दो. नहीं हो सकते. घर में ही आप देख लेते हो कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं. तो फिर एक ऐसा समाज जहाँ पे कितने भिन्न भिन्न लोग रहते हैं तो वो तो लड़ेंगे, लेकिन उन लड़ाइयों को सॉल्व करने का मैकेनिज्म डेमोक्रेसी जरूर प्रोवाइड कर सकता है, बट इट कैन नॉट एलिमिनेट दी कॉन्फ्लिक्ट्स. ऑलराइट, चलो अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन पे. यहाँ पे आइडेंटिफाई दी चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड सजेस्ट the policy or the institutional mechanisms to deepen democracy in the given situations. तो ये बोल रहे हैं कि अब जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनके अंदर एक ना चुनौती है डेमोक्रेसी की तरफ, उस चुनौती को ढूंढिए, ढूंढ के निकालिए और बताइए कि ऐसी कौन सी चीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि डेमोक्रेसी को और गहरा किया जा सके इन सिचुएशंस के अंदर. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर बताएंगे कि क्या बात हो रही है. Following a High Court directive, a temple in Orissa that has separate entry doors for Dalits and non-Dalits allowed entry for all from the same door. बच्चों एक हाई कोर्ट का डायरेक्टिव आता है, एक ऑर्डर आता है, जिसके बाद ओडिशा के अंदर जो एक मंदिर था जिसमें पहले अलग अलग दरवाजे हुआ करते थे. एक दरवाजा था नॉन दलित्स के लिए, एक दरवाजा था दलित्स के एंट्री के लिए. लेकिन अब हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद एक ही डोर कर दिया है जहां से दोनों ही कास्ट ग्रुप्स को एंट्री मिल जाएगी. नाउ यहाँ पे चैलेंज यही है, सेपरेट डोर्स वाला. ऑब्वियस सी बात है, जो कि एक बहुत गलत चीज है कि आप एक तरीके से एक इक्वालिटी जो प्रोवाइड की गई है, सोशल इक्वालिटी जो कि समाज में होनी चाहिए, उसको अंडरमाइन कर रहे हो डेमोक्रेसी की. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर ऐसी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होती रही कंट्री में तो एक रिस्क बना रहेगा, एक थ्रेट बना रहेगा कि भाई कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे जो भेदभाव है वो चल रहा है और ये कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा. अगर ऐसी ही प्रैक्टिसेस चलती रही तो इसमें लीगल एक्शन लिया जा सकता है. कानूनी तौर पर आप इस चीज के खिलाफ जो है कर सकते हो कुछ. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बोलता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव एक गुनाह है, एक क्राइम है. सो डोंट लेट दीज प्रैक्टिसेस कंटिन्यू. तो आप इसको लीगली चैलेंज कर सकते हो कोर्ट्स वोर्ट्स में. ठीक है, दिस इज नॉट अ फेयर थिंग टू हैपन. ऑलराइट, चैलेंज ये था सेपरेट डोर्स वाला भेदभाव जो एग्जिस्ट कर रहा था. अगर ऐसा ही चैलेंज कंटिन्यू होता रहा तो डेमोक्रेसी पे एक थ्रेट बना रहेगा एंड लीगल एक्शंस को लिया जा सकता है. तो दैट इज द मैकेनिज्म टू डीपन डेमोक्रेसी. नाउ नेक्स्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो बच्चों ये क्यों है? क्योंकि फार्मर्स को जैसे उनका कभी क्रॉप फेलियर हो जाता है, कभी वो डेट बर्डन में फंस जाते हैं, कर्जे तले दब जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत से फार्मर्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कमाते नहीं है उतना. तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट कि देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री. आर्थिक रूप में एक असमानता मौजूद है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आती है. गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दीज फार्मर्स विद चीप फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स एंड प्रोवाइड देम विद बेटर इरिगेशन मेथड्स. तो सरकार क्या कर सकती है? यहाँ पे सरकार फार्मर्स के लिए कुछ कर सकती है. अच्छा, जैसे कि फार्मर्स को सस्ते रेट पे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाना,
ताकि फर्टिलाइजर्स को डाल के वो और ज़्यादा उपजाऊ बना सके ज़मीन को, सीड्स सस्ते दाम पे प्रोवाइड, सब्सिडी प्रोवाइड करना, सस्ते रेट पे प्रोवाइड करना, उनको बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि जो कॉस्ट उनको पड़े खेती वगैरह करने की, कॉस्ट कम हो जाए एंड वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलराइट, नाउ ओके, अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, following allegation of killing of 3 civilians in Gandwara in a fake encounter by Jammu and Kashmir police, an inquiry has been ordered। तो बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आरोप लगता है, कहाँ पे, किस पे आरोप लग रहा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस पे आरोप लगता है कि उन्होंने एक फेक एनकाउंटर करा, नकली एनकाउंटर करा, जहाँ पे उन्होंने 3 नागरिकों की जान ले ली गंडवारा के अंदर। तो यहाँ पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है इनके खिलाफ कि भाई देखो, इंक्वायरी करो, देखो कि ये सही था कि गलत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इट रेजेस क्वेश्चंस ऑन द पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट। पुलिस गलत काम कर रही है, पुलिस फोर्स पे सवाल उठ रहे हैं इस चीज की वजह से। दिस इज अ चैलेंज टू द डेमोक्रेसी। नाउ चैलेंज इज टू कंट्रोल द पावर। चैलेंज यहाँ पे है कि पुलिस की जो पावर है उसको कंट्रोल किया जाए और जितनी भी बाकी अथॉरिटीज हैं उनकी पावर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़े हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं। डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज करेक्ट? डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। बच्चों, डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी ने किस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया है? कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, लड़ाइयां लोगों के बीच में खत्म कर दी हैं? नहीं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग पीपल, आर्थिक रूप में जो असमानता है क्या उसको खत्म कर दिया है? तो नहीं। Differences of opinion about how marginalized sections are to be treated, या फिर the idea of political inequality। बच्चों, लोगों के बीच में तो ओपिनियन का डिफरेंस रहेगा ही, अंतर रहेगा कि जो निचले वर्ग हैं समाज के उनको कैसे ट्रीट करा जाना चाहिए, तो इसको भी खत्म नहीं करा है। बट व्हाट दे हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड इज द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। राजनीतिक रूप में जो असमानता रहती है उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, दी एंड कर दिया है उस चीज का। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। What is question number 6 saying? पढ़े, डेमोक्रेसी को जब हम असेस करते हैं, उस पर जब हम चेक लगाते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज ऑड वन आउट है, गलत कौन सी है? डेमोक्रेसीज नीड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हाँ फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल। मेजोरिटी रूल, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, लॉ कानून के आगे सब जो है बराबर रूप से ट्रीट करे जाए, तो डेमोक्रेसी को ये तो इंश्योर करना ही है। जो चीज डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं करनी है दैट इज ऑप्शन सी, मेजॉरिटी रूल। नहीं भाई, मेजॉरिटी रूल नहीं इंश्योर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7। ओके, क्वेश्चन 7 क्या है देखिए, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन अ डेमोक्रेसी शो दैट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर। Inequalities exist in democracies. Inequalities do not exist under dictatorship, या फिर dictatorship is better than democracy। तो जब हम लोगों ने इस चीज की जांच करी कि सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं जो कि डेमोक्रेसी में होती हैं, तो हमको ये पता चला कि inequalities exist in democracies। ठीक है बच्चों, कुछ ना किसी रूप की असमानताएं तो डेमोक्रेसी में भी रहती ही हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में नहीं होगी तो हल्की फुल्की सामाजिक रूप में हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप में नहीं होती है। मतलब आर्थिक रूप में तो पक्का इनइक्वालिटी होगी, समानता नहीं होगी। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। पूरा चैप्टर कंसेप्चुअली भी कंप्लीट होता है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए एंड इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म बच्चों। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड बाय बाय।